उजागिर ने लड़कपन से ही चाय बनाने का काम किया है। कमलदह के जमींदार की ड्योढ़ी में हर काम के लिए अलग अलग नौकर चाकर थे। चाय बनाने वाला, चिलम सुलगाने वाला, तेल मालिश करने वाला, भंग घोटने वाला। कमलदह के जमींदार की जिम्मेदारी चली गई, लेकिन उजागिर के हाथ का इल्म हाथ में ही रह गया। इसी इल्म ने उसकी मनोकामना पूरी की। घर में लक्ष्मी आई। रहीकपुर गांव में अपनी बबोती जमीन पर घर बनाकर एक रूप वाली घरनी लाने की लालसा उसके मन में बचपन से ही जड़ बनाकर बैठी थी। कमलदह के छोटे बाबू दुल्हन जैसी घरवाली मिल जाए तो उजागिर सारी उम्र सिर्फ रूप पीकर ही रह सकता है। रूप वाली दुल्हन, बालू वाली जमीन का कूप और गांव की लड़की का रूप दोनों बराबर। बालू वाली जमीन के कूप का पानी कंचन ठंडा होता है, एक घूंट पीकर आत्मा जोड़ा जाए। गांव की लड़की का रूप एक बार निहार कर नींद आ जाती है आंखों में, लेकिन बुलवाही कूप 2 साल में ही भत जाता है। गांव का रूप साल लौटते ही ढल जाता है। उजागिर ने भागलपुर, दरभंगा और पटना जैसे शहरों में घूम घूम कर नौकरी की। कहीं रूप की झलक नहीं मिली। सब नकली, कच्ची कली, कचनार जैसी। ऊपर से इसको भला रूप कहते हैं। शहर से वह रुपए की गठरी ले आया। मन की झोली उसकी खाली ही रही। गांव के घटक दलालों ने उजागिर को ठगकर बहुत पैसा खाया। बिरादरी के पंचों ने पान सुपारी के नाम पर 50 रुपए झीट लिए। रूप वाली घरनी नहीं मिली, किंतु उजागिर निराश नहीं हुआ। कमलदह की छोटी दुल्हन ने एक दिन कहा था, उजागिर, चाय पिलाकर तुम इंद्रासन की परी को भी फुसलाकर मुट्ठी में कर सकते हो। उजागिर ने छोटी दुल्हन की बात याद की और एक दिन घर से निकल पड़ा। कहीं चाय की दुकान पर नौकरी मिल जाए, वह करने को तैयार है। उजागिर उस शुभ दिन को कभी भूल सकता है भला? कुर्सेला स्टेशन पर उतरकर वह बहुत देर बैठा रहा। खीरा खरीदकर खाते समय उसको अपने बचपन की एक खेल याद आई थी। बच्चे खीरे ककड़ी के बीज को अंगुलियों में दबाकर कहते, फलान की शादी किधर होगी। बीज झटक कर जिस और गिरे उधर ही, उसी दिशा में। उजागिर ने खीरे के एक बीज को उंगली में दबाकर मन ही मन कहा था, बीज जिस और छिटकेगा मेरी होने वाली रूपवती दुल्हन उधर ही होगी। बीज उत्तर की ओर छिटका और बिना कुछ सोचे विचारे वह कुर्सेला के रानीगंज जाने वाली बस पर बैठा था। कंडक्टर ने पूछा, कहाँ जाएगा? उजागिर क्या जवाब दे? ना जाने यह गाड़ी कहाँ कहाँ जाती है। तब तक बगल के यात्री ने बिरोली का टिकट मांगा और उजागिर ने भी बिरोली तक का टिकट कटा लिया। गाड़ी बिरोली पहुंचकर पकौड़ी वाली सुवियाई की दुकान पर रुकी। बिरोली में उतरने वाले उतर गए। उजागिर बैठा रहा। बिरोली गांव में उतरकर वह क्या करेगा? वह आंखें मूंदकर कुछ सोच रहा था कि कंडक्टर ने उसको ठेल कर जगाया। ए, बिरोली आ गया, उतरो। उजागिर ने अपनी झोली संभाली, अनिच्छा पूर्वक उतरा। बस से उतरे हुए लोग पकौड़ी वाली दुकान पर थोड़ी देर रुके और जल पान करके चले गए। उजागिर चुपचाप बगल के एक मोटे पर बैठा रहा। बूढ़ी सोवाइन ने पकौड़ी की कढ़ाई उतारकर उजागिर से पूछा, कहाँ जाना है? उजागिर ने कुनमुनाकर जवाब दिया, कहीं नहीं। एक आने की पकौड़ी हमको भी चाहिए। बूढ़ी झुंझुलाई, इतनी देर से मुंह सीकर बैठे रहे, अब कढ़ाई उतारने के बाद एक आने की पकौड़ी। अब पकौड़ी नहीं, बैगनी खाना है तो बोलूं चढ़ाऊं कढ़ाई। अरे ओ सितिया, कहाँ तक बैठकर बैगन काटेगी? ए, दे जा, जितना हुआ है, गाहक बैठा है यहाँ। झोपड़े के अंदर से उसी अंदाज से पतली आवाज में जवाब आया, कल से मैं काना कुबड़ा बैगन नहीं काटूंगी, एक एक बैगन में 5-5 पिल्लू। बूढ़ी ने सितिया नाम की लड़की को बैगन लगाकर एक भद्दी सी गाली दी। सितिया सूप में बैगन के टुकड़े लेकर आई। मैं रोज तुमसे कहती हूँ मौसी, परदेसी यात्री के सामने गाली मत बका करो। उजागिर सितिया उप सीता का रूप देखकर पसीने से तरबतर हो गया था। एक एक बैगन में 5-5 पिल्लू और बैगनी भरी गाली सुनकर उसको मतली आ रही थी। सो सीता को देखने के बाद दूर हो गई। यही रूप है, यही है रूप। उसने गला साफ किया, माताराम, एक आने की बैगनी नहीं, 4 आने की। बूढ़ी बोली, ओह, ये आदमी का रह रहकर मन बदलता है, जो बोलना हो एक ही बार में क्यों नहीं बोलते। उजागिर चुप रहा, किंतु गाहक का पक्ष लेकर बोली सीता,
एक बार बोली चाहे 1000 बार, तू इस तरह घाक से बात कर 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 रगड़ करेगी तो एक पाई की बैगनी भी नहीं बिकेगी। बूढ़ी कढ़ाई में बैगनी डालती हुई बोली। बड़ी आई भतार का पछलेने। जब बूढ़ी और जवान जीभों की बदकुट्टी जोर पकड़ने लगी तो उजागिर ने मर्दानगी दिखलाई। छी छी, आप लोग इस तरह बेवजह लड़िएगा तो रखिए अपनी बैगनी अपने पास, कौन खाए। सीता बोली। लो सुनती हो, अब छानो बैठकर 4 आने की बैगनी, देखूं कौन खाता है। बूढ़ी बोली। नहीं खाएगा तो पैसा दे जाएगा। सीता ने उजागिर को पहली बार नजर उठाकर देखा और मुंह की बात मुंह में ही रखकर अंदर चली गई। उजागिर बैठकर सोचता रहा, 4 आने की बैगनी वो खा सकेगा, यह चंगेरी भर बैगनी। बूढ़ी सुवाइन ने फिर पुकारा। अरे ओ सितिया, पत्तल कहाँ है, बैगनी तेरे कपाल पर परोसूं। उजागिर बैगनी खाने लगा। तब बूढ़ी ने नरम सुर में कहा, भैया बुरा मत मानना, मुंह जली सितिया सीधी बात सुनती ही नहीं। ठहरो मैं पानी ला देती हूँ। बूढ़ी के उठने से पहले ही सितिया पानी दे गई। मैं जानती हूँ अब गाड़ी आने का समय हुआ तो तू कोई न कोई बहाना बनाकर चूल्हे के पास से उठेगी ही, कढ़ाई उठाकर सड़क पर फेंक दूंगी। हाँ। बूढ़ी बैठ गई। यह कोई भद्दी गाली जीप पर चढ़ा रही थी कि उजागिर ने टोक दिया। यहाँ एक चाह की दुकान खूब चलेगी माताराम। सुवाइन ने पोपले मुंह को तनिक विकृत करके पूछा। क्या चलेगी खूब? चाह की दुकान। कौन खोलेगा? कोई भी खोल ले, चलेगी खूब। बूढ़ी अब कुढ़कर बोली। आग लगे चाह की दुकान में, एक पकौड़ी के चूल्हे में ही मेरी हड्डी जलकर छार हो रही है। सीता ने इस बार फिर उजागिर को देखा। चाह की दुकान की बात सुनकर ही उसने ऐसी निगाह से हेरा है। उजागिर बोला, चाह में 8 गुना नफा है, 4 आने के माल में 2 रुपए का मुनाफा। 2 रुपए? बूढ़ी मौसी और जवान सीता ने एक ही साथ अचरज भरे स्वर में कहा। 2 रुपए? बूढ़ी कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोली। रहने दो बाबा मुनाफा, यहाँ चाह कौन पिएगा? सीता ने कहा, मिलने पर सब पिएगा। उजागिर बोला, वाजिब बात। बूढ़ी ने छनोटा चमकाकर पूछा, मैं पूछती हूँ चाह बनाएगा कौन, तेरा भतार है? सीता ने इस बार जवाबी गाली दी, मेरा नहीं तेरा। आश्चर्य, गाली सुनकर पोपली बूढ़ी हंस पड़ी। सीता भी हंसी और उजागिर का कलेजा जोर से धड़कने लगा। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने तोलकर बात शुरू की। हाँ, चाह की दुकान तो मर्द पुरुष ही चला सकता है। बूढ़ी ने लंबी सांस ली। सीता फिर आंगन के अंदर चली गई। उजागिर बहुत देर तक बूढ़ी मौसी को विस्तार पूर्वक चाय की दुकान की योजना के संबंध में समझाता रहा। दूसरी गाड़ी के लौटने के पहले ही उजागिर ने बूढ़ी को अपनी मीठी बातों से मोह लिया। माताराम, आप लोगों की मर्जी हो तो मैं आज ही जाकर सामान ले आऊं। तुम्हारा घर कहाँ है? रहीकपुर। कौन जात? अरे तब तो बिरादरी के ही निकले, बात पक्की हो गई। उजागिर कुड़सेला बाजार आया और चाय की दुकान का सारा सामान खरीद कर रात की गाड़ी से ही वापस लौटा। बूढ़ी ने कहा, अरे तुम सचमुच लौट आए? मैं तो समझ रही थी कोई लुच्चा लपड़ा आकर ऊन का दून हाँक कर चला गया। अंदर सीता ने झड़की दी। मौसी, तू बूढ़ी हुई लेकिन आदमी को पहचानना नहीं आया। चाय की दुकान का सामान देकर बूढ़ी और जवान आंखें अचरज से बड़ी हो गई। इतना सामान लगता है चाय की दुकान में? रात में सीता ने अपने हाथ से भात दाल परोसकर खिलाया था पहली बार। पुरानी बातें याद करके आज भी उजागिर की दह सुड़सुड़ाने लगती है। सीता की बोली, सीता की हंसी, सीता का चलना फिरना, दिन रात उजागिर मानो सपनों की ही दुनिया में रहता था, रूप पीकर जीता था। चाय की दुकान खुली और चल निकली। गांव भर में बात फैल गई, बूढ़ी सुवाइन का रिश्तेदार आया है, चाय की दुकान खोले हैं, अब पियो घर बैठे चाय गर्मा गर्म। बस के ड्राइवर, कंडक्टर, पैसेंजर, क्लीनर सब ने एक स्वर में प्रशंसा की। अलबत्त चाय बनाता है जवान, चलेगी दुकान। लेकिन चाय की दुकान 6 महीने भी नहीं चल सकी। 5वें महीने में ही सीता ने उजागिर को उकसाया। क्यों, तुम्हारा कलेजा इतना छोटा है? बूढ़ी से साफ साफ कहते क्यों नहीं? यदि बूढ़ी नकार जाए, भला से पहले कह के देखो। यदि कहे घर जवाई रहना पड़ेगा, अभी मान लेना, बाद में फिर देखेंगे। बूढ़ी मौसी आंख से कम देखती थी और कान से जरा कम सुनती थी, लेकिन बिना कुछ कहे सुने ही सब कुछ समझ चुकी थी।
इसलिए जिस दिन उजागिर ने हकला तुतलाकर प्रस्ताव किया था, बूढ़ी ने एक भद्दी गाली दी थी, 100 बार सतवन और भतार के आगे दतवन। अब बाकी ही क्या रहा। छुतुअर कलश में अब कौन पंडित पुरोहित वेद मंत्र पड़ेगा। खूब पियो गर्मा गर्म चाह। बूढ़ी सुवाइन अपनी पकौड़ी की दुकान पर बैठी आज भी गालियां दे रही होगी। उस मिट बचना ने आते ही चाह पिलाकर इस मुई को मुट्ठी में कर लिया। दिन रात खुसर फुसर में नहीं देख सकती थी। जवाब दे दिया, तुम लोग अपना अपना रास्ता देखो। और इसी को कहते हैं तिरिया के भाग से मिले राज। सीता नहीं लक्ष्मी। रानीगंज से कुरसेल जाने वाली बस पर सवार होकर रूप वाली दुल्हन को साथ लेकर उजागिर गांव लौट आया। लौटकर उसने सुना इधर भी नई सड़क खुलने वाली है, बहुत जल्दी ही। सचमुच लक्ष्मी है प्रदीप कुमार की माँ। बनने वाली नई सड़क के ठेकेदार ने उजागिर की झोपड़ी में ही डेरा डाला था। गांव के लोगों ने घुमा फिराकर उजागिर को समझाया, घर में जवान और खूबसूरत बहू और बाहर पलानी में परदेसी का बासा अच्छी बात नहीं। सत्तों की सिंह जब मिलता दिन दहाड़े चमचोरी की कोई कहानी सुनाना नहीं भूलता। उजागिर घर लौटकर अपनी रूपवती को निहारते हुए कहता, जानती हो गांव के लोग क्या कहते हैं? गांव के लोगों की बात सुनोगे या ठेकेदार जी की? ठेकेदार जी कहते हैं सड़क जब खुलेगी चाह और पकौड़ी की दुकान तब खोलना। अभी इतने जन मजूरे काम कर रहे हैं, अभी चावल दाल की दुकान खोल दो, मजदूरों को उधार खिलाओ और हफ्ते के बाद 1 का 1.5 वसूलो, यही मौका है। सच। और यदि उधार खाकर भाग जाएं सभी, तब भागकर कहाँ जाएंगे? उनकी चुटिया तो ठेकेदार जी की हाथ में है। सच, तुम ठीक कहती हो बिरोली वाली। ठेकेदार साहब सचमुच बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम मुझे बिरोली वाली क्यों कहते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। तब क्या कहूँ? उजागिर खिलखिलाकर हंसता। ओ, अब मैं भी ठेकेदार साहब का दिया हुआ नाम ही कहूँगा, रेशम बहू। ठेकेदार साहब सचमुच बहुत अच्छे आदमी हैं। गांव के आवारा नौजवानों ने उजागिर को चिढ़ाने के लिए एक बोली निकाली, ठेकेदार साहब सचमुच अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी को अच्छा आदमी ना कहें तो क्या कहें? गांव के लोग जलते हैं। उजागिर की बहू रूपवती है, सुलक्षण वाली है किसी की बहू ऐसी गांव में? जिसके आते ही गांव में नई सड़क खुल गई। इलाके में चावल दाल की छोटी सी दुकान खोलकर 5 ही महीने में 10 बीघा जमीन किसने खरीदी है? लोग तो जलेंगे ही। ठेकेदार साहब अंग्रेजी में चिट्ठी लिखते हैं। है कोई अंग्रेजिया इस गांव में? रेशम बहू ठीक कहती है, काम ऐसा करो कि देख पड़ोसी जल मरे। बबुआ का जब जन्म हुआ तो ठेकेदार साहब ने चमड़े की थैली से 25 रुपए निकालकर मुंह दिखाई दी थी। छठी की रात में खुशी के मारे रात भर बैठकर रेमन बाँचते रहे। और यह प्रदीप कुमार नाम भी उन्हीं का रखा हुआ है। गांव के दुख मोचन पंडित ने तो बस पतासू नाम रख दिया था। भला पतासू भी कोई नाम है? पता नहीं ठेकेदार साहब आजकल किस इलाके में हैं। कहीं भी रहे अच्छे आदमी हैं। प्रदीप कुमार की माँ आज भी हर महीने याद करती है। बोले थे बीच बीच में आकर प्रदीप कुमार को देख जाएंगे। उस दिन छितनू का रमडुलुआ बेटा कह रहा था कि प्रदीप कुमार का मुंह ठीक ठेकेदार साहब जैसा है, पगला है साला। लाल गाड़ी के ड्राइवर जी भी बहुत भले आदमी हैं। रोज कहते हैं, देखो उजागिर भाई, चूल्हे के पास बैठे बैठे प्रदीप कुमार की माई का रंग बादामी हो गया है। देह में गमकौआ पाउडर लगाने से रंग ठीक रहेगा। और दूसरे दिन एक डिब्बा पाउडर खरीदते आए पुरानिया शाह कंपनी से। ऐसा भला आदमी इस गांव में क्या, इस इलाके में भी खोजने पर ना मिलेगा। यह नए दरोगा साहब भी हीरा आदमी हैं। कह रहे थे एसपी साहिब तुम्हारे पकोड़े की खूब तारीफ करते हैं। और जोगबनी के लाला के बेटे की जीप तो पकोड़े के नाम से ही पनिया जाती है। 12 बजे रात में गाड़ी पर दरोगा साहब के साथ आता है और चुराकर पकोड़ी खाता है। वैष्णव लाला जिसके चौके में प्याज नहीं चढ़ता, कभी वह उजागिर की दुकान में बैठकर कैसे खा सकता है प्याज वाले पकोड़े। प्रदीप कुमार की माई कहती है लाला का बेटा एकदम गौ जैसा सीधा है, जरा दुबला पतला है, इसलिए पकोड़े के साथ चाह नहीं अंग्रेजी दारू पीता है। उस रात को प्रदीप कुमार की माई के देह में दर्द था सांझ से ही। दरोगा साहब ने कहा, एक गिलास ले आओ, एक घूंट पीते ही सब दर्द छूमंतर हो जाएगा। सचमुच हुआ भी। सांझ से ही कुहारती प्रदीप कुमार की माई टनटनाकर उठ बैठी।
और लाला के बेटे से मुआ मुही गप करने लगी। लक्ष्मी है प्रदीप कुमार की माए। 3 बजे वाली गाड़ी आ रही है। कहाँ हो बबुआ? माए से कहो कि 3 बजे गाड़ी आ रही है। मेरे डिपार्ट का सब काम रेट है। बबुआ प्रदीप कुमार, माए कहाँ? प्रदीप कुमार सुबह की मीठी नींद में सोया हुआ था। उजागिर चुपचाप बैठकर बीड़ी पीने लगा। आज इतनी सवेरे ही प्रदीप कुमार की माए उठकर कहाँ गई है? तबीयत खराब है क्या? नहीं, लाल गाड़ी के ड्राइवर जी ठीक कहते हैं, जान है तो जहान है। प्रदीप कुमार की माए दिन भर चूल्हे के पास बैठी रहती है, यह ठीक नहीं। पकौड़ी बनाने के लिए सुगनी की माई को मजूरी पर रखना होगा। उजागिर बैठा रहा। जब भरकुआं तारा डूब गया और उजाला हुआ और प्रदीप कुमार की माई कोठरी से नहीं आई तो वह बाहर निकला। बाहर बर्तन बासन सब बिखरे पड़े हैं, दोनों लोटे भी। तब कहाँ गई? उजागिर ने कोठरी में आकर देखा, पेटी खुली पड़ी है, रेशमी साड़ी और रेशमी ब्लाउज। क्या हुआ? लगा धरती अचानक घूमने लगी। उसने चिल्लाकर अपने बेटे को जगाया, बेटा बबुआ, प्रदीप कुमार, माए कहाँ? प्रदीप कुमार उठकर जोर जोर से रोने लगा, मैया कहाँ कहाँ? प्रदीप कुमार को चुप कराने के लिए उजागिर ने अपने को संभाला। फिर बोला, बेटा माए गंगा तीर का मेला गई है, दोपहर को बरबज्जी गाड़ी से आवेगी। उसने अपने मन को समझाया, कहाँ जाएगी? कहीं काम से ही गई होगी। सुबह की गाड़ियों के आने का समय हुआ। संतोखी सिंह ठीक समय पर ही आया। उसने आते ही टोका, आज पकौड़ी का चूल्हा नहीं सुलगा है? उजागिर ने जवाब दिया। प्रदीप कुमार की माई की मौसी का संवाद आया कि वह लेपजान है, इसलिए रात की गाड़ी से ही चली गई। प्रदीप कुमार ने कहा, मैया गंगा तीर के मेला गई है? संतोखी सिंह ने पुरानी दफादारी की तरह जिरह करते हुए पूछा, रात में तो सादा गाड़ी लौटी नहीं, फिर किस गाड़ी से गई? उजागिर ने आज बिना बहनी हुए ही संतोखी सिंह को चाय का बड़ा गिलास दिया। संतोखी सिंह ने चाय पीते हुए कहा, जमाना बहुत खराब है, जनाना जात अकेली बाहर जाए। दोनों ओर से गाड़ियां आई। उजागिर ने लाल गाड़ी की ओर देखा। नया ड्राइवर। लाल गाड़ी के ड्राइवर जी कहाँ गए? छुट्टी में। कितने दिन की छुट्टी? आज पकौड़ी नहीं, सिर्फ चाह मिलेगा भैया। दोपहर के बाद उजागिर ने दुकान बंद कर दी। उसका दिल अंदर ही अंदर टूटने लगता। तब वह जोर जोर से रोना चाहता, लेकिन प्रदीप कुमार का मुंह देखकर वह अपने को संभाल लेता। वही रोने लगेगा तो बच्चे की क्या दुर्दशा होगी। बप्पा, बरबज्जी गाड़ी आ रही है। प्रदीप कुमार की माई नहीं आई। बेटा अभी नहीं आई तो 3 बज्जी गाड़ी से आवेगी। बब्बा, 3 बज्जी गाड़ी आ रही है। नहीं आई। इस बार बाप बेटा मिलकर आंगन में रोने लगे। जब प्रदीप कुमार हिचकियां लेते हुए दांत पर दांत बिठाकर गिगियाने लगा, तब उजागिर को होश हुआ। उसने आंसू पोंछकर कहा, रात की गाड़ी से जरूर आवेगी, तुम्हारे लिए बिस्किट लावेगी और खिलौने। प्रदीप कुमार की माई रात की गाड़ी से ही आई। आ गई मैया, आ गई। प्रदीप कुमार जोर जोर से रोने लगा। उजागिर भी रोने लगा। कहाँ चली गई थी तुम? प्रदीप कुमार की माई, क्या हो गया तुम दोनों को? कहाँ गई थी? किस गाड़ी से गई? काम से गई थी पुरनिया, गाड़ी से नहीं, ट्रक से गई थी। कहकर जाती, काम के पहले बात कही नहीं जाती। प्रदीप कुमार खिलौना पाकर खुश हो गया। उसकी माँ ने गठरी से बिस्किट का डिब्बा निकाला। उजागिर चुपचाप अपलक दृष्टि से देखता रहा। कितने दिनों के बाद प्रदीप कुमार की माई ने रेशमी साड़ी पहनी है। रूप जरा भी मलिन नहीं हुआ है। कौन कहता है कि गांव का रूप साल लौटते ही ढल जाता है। अब प्रदीप कुमार की माई ने आंचल के खूंट से कागज का एक टुकड़ा निकालकर दिखाते हुए कहा, बोलो तो क्या है? उजागिर ने लालटेन की रोशनी में कागज को उलट पलट कर देखा। भगवान जाने क्या है। बोलो ना, क्या है? देखने में तो सरकारी कागज जैसा लगता है। प्रदीप कुमार की माई हंसी। ठीक ही पहचाना है तुमने, सरकारी कागज ही है। परमिट। परमिट? किसकी परमिट? सीमेंट, कोयला और लोहे की छड़ की। क्या करेगी परमिट? प्रदीप कुमार की माई बोल उठी, गांव के दुश्मनों को जरा और अच्छी तरह से जलाऊंगी। जलाएगी माने? ओहो, समझा, पक्का घर। ए सच कहता हूँ प्रदीप कुमार की माई, तुम धन हो। अच्छा किया तुमने जो मुझसे पहले नहीं कहा। इतनी बड़ी बात
मेरे पेट में हरगिज नहीं पचती। सच कहता हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम सचमुच लक्ष्मी हो, साक्षात लक्ष्मी। मैंने क्या किया, सब लाल गाड़ी के ड्राइवर जी की मेहरबानी है। हाकिम के किराने से उनकी दोस्ती है, और जानते हो, इसी परमिट से घर बनाने का आधा रुपया भी निकलेगा। सो कैसे? देखना, आने दो लाला जी के बेटे को। सच, हद है, हद है। कल साले संतोखी सिंह को 5 गिलास चाय बहोने के पहले ही पिलाऊंगा। अब तुमको क्या कहें, प्रदीप कुमार की माए, रेशम बहू। उजागिर के घर की नींव पड़ गई। एक बांस में पुराना झाड़ बांधकर गाड़ दिया गया, बुरी नजर को काटने के लिए। गांव के लोग मन ही मन जल भुनकर खाक होने लगे, किंतु इधर कई दिनों से उजागिर का मन भी अंदर ही अंदर सुलग रहा है। ना जाने क्यों। परमिट का कागज लालाजी के बेटे को देकर ईंट सीमेंट लोहा लिया गया। ठीक है, लालाजी के बेटे ने परमिट लेते समय प्रदीप कुमार की माई की उंगलियों को टीप दी थी, इसमें कोई हरज नहीं। दारोगा जी ने उस दिन दारू के झोंक में कबूतरी कह दिया। सरकारी आदमी का 7 खून माफ है। लाल गाड़ी के ड्राइवर जी ने होली के दिन गाल पर अबीर लगा दिया। होली की बात, फिर ड्राइवर जी भले आदमी हैं, लेकिन केतली का खौलता हुआ पानी टोंटी से गिरने लगा। प्रदीप कुमार की माई ने कहा, लो लो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, होश में हो या? उजागिर बोला, खूब होश में हूँ। उसने केतली उतार दी। मकान बनाने वाला वह छुचंदर मुआ बिना कहे सुने आंगन के अंदर क्यों गया? जाने के पहले प्रदीप कुमार की माई को उस तरह आंख की मटकी क्यों मार गया? प्रदीप कुमार की माई उस तरह हंसी क्यों? उठकर आंगन में गई क्यों? उजागिर का मन धुएं से भर गया मानो। उसने पुकारा, बबुआ बेटा प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार बोला, बप्पा, मिस्त्री बड़ा बदमाश है, हमको पतासू कहता है। उजागिर गुस्से से दबदबा उठा। उस छुचंदर मुआ की इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को प्रदीप कुमार को पतासू कहेगा? वह उठकर दहलीज के पास गया। आंगन में घुन घुन करके क्या प्राइवेट बात हो रही है। आमने सामने बैठकर, मिस्त्री साला इस तरह जांग के कपड़े हटाकर क्यों बैठा है? उजागिर के सिर पर अंगीठी जलने लगी मानो। वह आंगन में जाकर गरजा, मिस्त्री, दीवार की गंधाई यहीं हो रही है क्या? मिस्त्री अचंभ होकर उठा। हंसती हुई प्रदीप कुमार की माई भी चौंक पड़ी। उजागिर ने धड़ाम से दहलीज का दरवाजा बंद कर दिया। प्रदीप कुमार की माई उजागिर की आंखें देखकर डर गई। उजागिर होंठ को दांतों से भींचता हुआ उसके पास गया और उसे भद्दी सी गाली दी। प्रदीप कुमार की माई ने आवाज ऊंची करके कहा, क्या हो गया है तुमको? उजागिर चुपचाप अपनी कोठरी में चला गया। अंदर से ही उसने पुकारा, बेटा प्रदीप कुमार, यहाँ आओ। प्रदीप कुमार अपने बाप के पास चला गया। बाहर दुकान में चूल्हे सुलगते रहे। गाड़ियां आई। ड्राइवर ने हार्न बजा बजा कर पुकारा। संतोखी सिंह ने आवाज दी। आंगन से कोई जवाब नहीं मिला। किसी ने कहा, भाई अब पक्का मकान बनवा रहा है, दुकान पर क्यों बैठेगा? गाड़ियां आती रुकती, हार्न बजाती, फिर चली जाती। दिन भर उजागिर घर से नहीं निकला। प्रदीप कुमार भी दम साध कर बाप के बगल में पड़ा रहा। प्रदीप कुमार की माई ओसारे पर गुनगुन सुर में धीरे धीरे रोती रही। सांझ हुई। उजागिर उठा और प्रदीप कुमार की माई के पास जाकर बोला, उस छुचंदर मुँहे मिस्त्री के साथ जाती क्यों नहीं? हरामजादी, निकल मेरे आंगन से। प्रदीप कुमार की माई बोली, इतनी तेजी है तो कल से तुम ही देखो, जन मजदूरों को पक्का घर बनवाना कोई खेल नहीं। जहन्नुम में जाए तेरा पक्का घर, और दुकानों पर हजारों लोगों के सामने आग लगे तेरी दुकान में। उजागिर बाहर गया और लात मारकर दोनों चूल्हों को तोड़ फोड़ आया। दहलीज का दरवाजा बंद करते हुए बोला, निकल जा पिछवाड़े की राह चुपचाप, नहीं तो आज खून कर डालूंगा। अब प्रदीप कुमार रोने लगा। उजागिर उसको गोद में लेकर अपनी कोठरी में चला गया। प्रदीप कुमार की माई ओसारे पर बैठी रही। प्रदीप कुमार रोते रोते सो गया। सांझ बीती, रात आई। सड़क पर एक ट्रैक्टर भड़भड़ाता हुआ चला गया। उजागिर ने बाहर निकलकर देखा, प्रदीप कुमार की माई ओसारे पर पड़ी लेट गई है। उजागिर दबे पांव उसके पास गया। जाकर मिस्त्री की खटिया में क्यों नहीं सोती? नखरा पसार कर यहाँ जमीन पर क्यों सोई है? उजागिर ने धक्का दिया। ये तिरिया चरित्र कहीं और जाकर दिखला। प्रदीप कुमार की माई उठकर बैठ गई और दोनों हाथों से उजागिर का पांव पकड़कर बोली, प्रदीप के बापू,
तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरा गला घोटकर मार डालो मुझे। उजागिर ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को झपटकर पकड़ा। लंबे बाल चितराकर खुल गए। हाँ, मार डालूंगा। मार डालो, मैं जीना नहीं चाहती। मार डालूंगा, गला टीप कर। बोल, कल से आंगन से बाहर पैर रखेगी? नहीं रखूंगी। किसी से हंसेगी, बोलेगी नहीं? बोल। नहीं नहीं। मिस्त्री से? नहीं बोलूंगी। दरोगा से? नहीं नहीं। उस लाला के बेटे से? नहीं नहीं। लाल गाड़ी के ड्राइवर से? नहीं नहीं प्रदीप के बाबू, नहीं नहीं। प्रदीप की माए उजागिर की छाती से सट कर बिलखने लगी। उसे लगा विवाह के बाद आज पहली बार वह अपने घरवाले के साथ, अपने पुरुष के साथ बैठी है। प्रदीप के बापू, मुझे मार डालो मुझे। सड़क से एक ट्रक हड़बड़ाती हुई गुजर गई।